काय असतो मराठीत असतो. व्हेरी गुड. त्याला आपण काय करतो, चार्ज म्हणतो. एक्सलेंट, सिट डाउन. चलो, तो एज पर डिस्कशन शुरू करना है हमें आज से न्यू टॉपिक फ्रॉम 12th एनसीईआरटी, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. सो राइट डाउन फर्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. अब देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसको हम दो पार्ट में अगर डिवाइड करेंगे तो पहले आ रहा है इलेक्ट्रो. इलेक्ट्रो मतलब होता है रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉन और रिलेटेड टू चार्ज. एंड स्टैटिक का मतलब होता है एट रेस्ट. मतलब हम क्या करेंगे, चार्ज को स्टडी करेंगे. कहां पे? रेस्ट में रख के, उसको बोला जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. मतलब आगे हम जो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर, ये चारों भी पॉइंट पढ़ेंगे तो वहां पे चार्ज मोशन में नहीं होगा. चार्ज कहां पे होगा? सिर्फ रेस्ट में रहेगा. उसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें हमें करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है. क्या होता है करंट? मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. गुड मॉर्निंग. करंट मतलब क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. मतलब वहां पे चार्ज क्या होगा? मोशन में सेट होगा. तो चार्ज जब मोशन में आता है तो उसके क्या इफेक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं सर्किट में, वो कैसे बिहेव करता है, ये पूरा पार्ट हम पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में. उसके बाद में सेम चार्ज को जब हम मोशन में सेट करते हैं तो वो खुद के सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड को भी प्रोड्यूस करता है. तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने वाली टेंडेंसी होगी, मैग्नेटिक इफेक्ट होगा, ये हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में जो रिक्वायर्ड मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी होगी, जिसको हम मैग्नेटिज्म बोलते हैं, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में स्टडी करेंगे. ठीक है. एंड इसी मैग्नेटिक फील्ड को इंटरैक्ट करने के बाद कंडक्टर के सरफेस के ऊपर कैसे ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस किया जाता है, जनरेट किया जाता है, ये हम पढ़ने वाले हैं इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. एंड इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के बाद उसको वेरियस सर्किट में कैसे अप्लाई किया जाता है, इसके लिए हम पढ़ेंगे एसी सर्किट. एंड इसी एसी सर्किट में जब हम वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए जाते हैं तो वहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोडक्शन, डिटेक्शन एंड उनकी जो मूवमेंट है वो कैसे होती है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज है, ये हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में. एंड ये हमारा 12th एनसीईआरटी के पार्ट फर्स्ट का पूरा सिलेबस. कर लो ना. मतलब पूरा हर एक जो टॉपिक जो डिस्कस हम करेंगे वो सब सिर्फ और सिर्फ ये चार्ज एंड चार्ज के बिहेवियर से रिलेटेड रहेगा. ठीक है. तो इसकी स्पेशलिटी ये है कि इस सेक्शन में जितनी भी कंसेप्ट हमें रिक्वायर्ड होगी उसमें से 50% कंसेप्ट हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मिलने वाली है. मतलब जितना टाइम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को लगेगा उतना टाइम रिमेनिंग टॉपिक को लगेगा. उसमें और एक एडवांटेज ये है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमें जितनी कंसेप्ट, जितने फॉर्मूले, जो भी एप्लीकेशंस रिक्वायर्ड है उसमें से 80% हम सब ग्रेविटेशन में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. कळालं ना. त्यामुळं अगेन जैसे 11th एनसीईआरटी पार्ट सेकंड के लिए बहुत कम टाइम लगा था और फिर भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर हुआ है, उसी तरह से 12th एनसीईआरटी का पार्ट फर्स्ट भी उससे भी अच्छा प्रिपेयर होगा उससे कम टाइम में. ठीक है. चलो क्या लिखा था फिर? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. तुझा घरी. ठीक आहे. देन चार्ज मतलब क्या होता है? तू पण जा. झालंय तुमचं वर्कशीट देऊ का तुम्हाला? नेक्स्ट करायचं टॉपिक तुम्हाला परत वर्कशीट देऊ का? नेक्स्ट राइट डाउन. चार्ज क्या होता है? चार्ज मतलब काय? सिरियसली बोलतोय मी. झाला असेल तर परत परत किती वेळा करणार ना. पूर्ण टॉपिक करायची गरज आहे तुम्हाला परत इलेक्ट्रोस्टॅटिक्स. मग मी वर्कशीट देतो थर्मलच्या, त्या बाहेर जाऊन सोडवा असं सांगतोय मी. कळतंय का मराठीत? ते इंग्लिश में सांगू? चलो नेक्स्ट क्या लिखा? चार्ज. क्या होता है चार्ज मतलब? इसके लिए आपको मास याद करना पड़ेगा. श्रुति स्टैंड अप. व्हाट वाज मास? विंडो क्लोज कर. मास. व्हाट इज मास? तुला मास माहित नाही? कोणाला माहिती मास? सिट डाउन. वैष्णवी, व्हाट इज मास? अमाउंट ऑफ कंटेंट इन द मास. मतलब टेंडेंसी associated with matter by virtue of which body produces gravitational field around it. आठवतंय का आपण असं डिफाइन केलं होतं while studying gravitation. मास मतलब क्या था? टेंडेंसी associated with matter by virtue of which matter produces
ग्रेविटेशनल फील्ड अराउंड इट। तो मास के सिमिलर और एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम चार्ज बोलते हैं। तो चार्ज को क्या लिखना पड़ेगा, सीधा क्या होगा चार्ज, मतलब टेंडेंसी associated with matter by virtue of which matter produces electric field around it, मतलब पूरा ग्रेविटेशन में जो बिहेवियर था, जैसे वर्क हो रहा था, पूरा का पूरा सिमिलर रहेगा। देखो क्या होता है कि एट द स्टार्ट हमने जब फिजिक्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा था तो वहां पे हम डिस्कस कर रहे थे कि बेसिकली हमारा जो नेचर है वो बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, मैटर। और मैटर में कौन होता है, बंद कर, मैटर में कौन होता है, कौन होता है मैटर में, एटम। कौन होता है, माहिती कि नहीं, एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ एटम। एंड एटम में क्या होता है, एटम कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस नहीं होता है, कौन होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस म्हणजे असा स्पेस आहे की जिथे प्रोटॉन आणि न्यूट्रॉन प्रेझेंट असतात, बट प्रॅक्टिकली जो एटम बनता है उसको बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें कोई भी एक एटम बनाना है तो क्या होगा, उसमें जो है हर बार सिर्फ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन ही रहेगा। मतलब एकदम सिंपल थ्योरी बघा, आपला सब्जेक्ट है फिजिक्स, फिजिक्स का मतलब नेचर। हम फिजिक्स पढ़ेंगे मतलब नेचर को पढ़ेंगे। तो नेचर में जो कुछ भी है, क्या क्या है नेचर में, कुछ विजिबल है, कुछ इनविजिबल है, कुछ टेंजेबल है, कुछ इनटेंजेबल है, कुछ बायोटिक आहे, अबायोटिक आहे। त्यातलं फक्त बायोटिक पढ़ने वाली ब्रांच म्हणजे तुमची, बाकी सगळं इंक्लूडिंग बायोलॉजी पढ़ने वाली ब्रांच मतलब कौन है, तो ये फिजिक्स मतलब ये साइंस की नहीं, ये नेचर की ब्रांच है, कळालं ना। तो नेचर में जो सब कुछ बना है, किससे बना है, मैटर से। और हर एक मैटर जो बनता है उसमें क्या होता है, एक ही स्टेबल स्ट्रक्चर होता है, दैट इज एटम। और इस एटम को बनाने के लिए एक तो प्रोटॉन, नहीं तो न्यूट्रॉन, नहीं तो इलेक्ट्रॉन, इन तीनों को छोड़ के कुछ होता ही नहीं। मतलब नेचर में जो कुछ भी है, परत ते जो विजिबल है, इनविजिबल है, टेंजेबल है, इनटेंजेबल है, बायोटिक है, अबायोटिक है, वो सब किससे बना है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। ये स्टाइलस इसमें क्या है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। कैमेरा है उसमें क्या है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। हे क्लिअरली माहिती सगळ्यांना, ऍक्सेप्ट पण केलंय ने, कारण काय होतं ना 9-10 ला हे पहिल्यांदा ऐकल्यानंतर विश्वास बसत नाही। आमच्या वेळी तर असं होतं, आता तुम्ही खूप फॉरवर्ड आहे त्याच्यामुळे तुम्हाला मला वाटतं अगोदरपासून माहिती असेल। ठीक है ना अनिकेत, तू बसलाय त्या बेंच मध्ये पण कोण है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। तो कोई भी एटम जो है वो बनाने के लिए अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लेंगे और इलेक्ट्रॉन को इस तरह से सेंटर में सेंड करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन सेंटर में नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि वहां पे प्रोटॉन को रहना है। ठीक है, तो अगर सिर्फ प्रोटॉन है सेंटर में तो वो कौन बना, हाइड्रोजन बना। मतलब हाइड्रोजन में क्या होता है, एक्चुअल में ऐसे होता है क्लाउड के फॉर्म में, ऐसे कहीं लाइन लाइन दिसत नहीं, बट ये फील्ड जो है इस तरह से होती है। बट समझने के लिए हम ऑर्बिट के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन है एंड एक इलेक्ट्रॉन है तो ये स्टेबल हो गया। हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन नहीं होता है। ठीक है, मतलब हाइड्रोजन बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, एक प्रोटॉन एंड एक इलेक्ट्रॉन। लेकिन इसमें से अगर हम ये इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगे तो यहाँ पे क्या हो गया, हाइड्रोजन आ गया क्या, नहीं, यहाँ पे कौन है, प्लस H प्लस आयन हो गया। समझ में आ रहा है ना, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिकल स्टेबिलिटी जो है इसकी डिस्टर्ब हो गई। फिर से इलेक्ट्रॉन भेज देंगे तो कहीं पे भी भेजेंगे तो ये कहाँ पे जाएगा, हाँ उसके फर्स्ट ऑर्बिट में जाएगा। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन एटम है जिसके सेंटर में न्यूक्लियस है एंड इलेक्ट्रॉन क्या करता है, उसके सराउंडिंग में रिवॉल्व करता है। ठीक है, मतलब हर एक मैटर का कोई भी एटम अगर बनाएंगे, पीरियोडिक टेबल है इधर पाठ असेलच तुमचं है ना, वेरी गुड। ठीक है, तो उसमें जो भी एटम बनेगा वो सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन से बनेगा। इसका मतलब क्या है कि सपोज अगर मैं यहाँ पे और एक प्रोटॉन ऐड करूंगा तो ये क्या हो गया, हीलियम। लेकिन ये हीलियम कैसा है, अनस्टेबल है। क्यों अनस्टेबल है, प्रोटॉन प्रोटॉन दोनों भी पॉजिटिव चार्जेस है, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं और उसके रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए ये जो न्यूक्लियस है ये एबल नहीं है, इसलिए ये अनस्टेबल बन गया। एंड यहाँ पे अगर हम एक न्यूट्रॉन भेज देंगे तो स्टेबिलिटी आ गई, उसके बाद और एक न्यूट्रॉन भेज देंगे तो और ज्यादा स्टेबल हो गया। लेकिन फिर भी ये न्यूट्रल हीलियम एटम नहीं है, ये कौन है, He प्लस है। क्यों He प्लस है, क्योंकि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन कम है
तो इसको स्टेबल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन फिर से न्यूक्लियस में ऑर्बिट में ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हेलियम न्यूट्रल भी हो गया और स्टेबल भी हो गया, ठीक है। इसमें अगर हम और एक प्रोटॉन ऐड करेंगे तो कौन होगा, अब लिथियम, फिर से अनस्टेबल है, स्टेबिलिटी के लिए कौन लगेगा, हे सगळं रिलेशन आपल्याला पुढे बघायचं, न्यूट्रॉन आल्यानंतर तो का स्टेबल होतो, ठीक है। उसके बाद में फिर से ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं है, प्लस प्लस आयन हो गया, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, और एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा, नहीं का बरं, ऐसे क्यों, कौन सा रूल, अपोज रूल, ठीक है। वैसा नहीं है, इलेक्ट्रॉन को जो ऑर्बिट मिलता है अकॉर्डिंग टू उसकी एनर्जी मिलती है, ठीक है ना। तो एनर्जी लेवल डिफरेंट है, इसलिए फर्स्ट ऑर्बिट में नहीं जाएगा, ये सेकंड ऑर्बिट में, ठीक है। एंड इनकी एनर्जी एक्सचेंज करेंगे तो कळलं, एनर्जी एक्सचेंज करेंगे तो एक्सचेंज हो जाएंगे, रागा लेला, ठीक है। ये न्यूट्रल हो गया, कौन है अब, ये लिथियम। इसमें अगर हम और एक प्रोटॉन ऐड करेंगे तो क्या होगा, वेरी गुड, बेरिलियम हो गया। अब ये स्टेबल या अनस्टेबल है, इसको स्टेबल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर भी अनस्टेबल है, म्हणजे आणखी एक पाहिजे त्याला। अब ये स्टेबल हो गया, ठीक है, लेकिन फिर भी कौन है, फिर यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अगेन इलेक्ट्रॉन रखना पड़ेगा, कहाँ पे जा रहा है ये, इसमें और एक प्रोटॉन ऐड करेंगे तो बोरॉन, स्टेबल है क्या, है ना, स्टेबल है क्या, और स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए न्यूट्रॉन ऐड करेंगे, ठीक है। फिर ये प्लस आयन है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा। इस तरह से हमें किसी भी एलिमेंट का अगर न्यूक्लियस बनाना है, अब ये कौन हो गया, असा न्यूऑन नसतो कधीच, ठीक आहे ना, एवढा अनस्टेबल न्यूऑन इनर्ट है ना, शांत बसले असतो, त्याला काही घेणं नाही कोणासोबत, ठीक है। तो इसको स्टेबल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे न्यूट्रॉन को भेजना पड़ेगा। अब ज्यादा हो गए, अब अनस्टेबल हो गए, बस अब स्टेबल हो गया, ठीक है, लेकिन फिर भी कौन है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन को, अब जाके ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गया, ठीक है। तो नेचर में जो भी एलिमेंट होगा उसका एटम इसी तरह से, मतलब क्या बोलते हैं हम, फॉर्म भी होता है एंड बिहेव भी करता है, मतलब हर एक मैटर को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ये प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन अगर इनको बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो इसका मतलब क्या होगा, देखो कि बेसिकली जब हम चार्ज की बात करेंगे तो 1 बाय 1 तीन पार्टिकल का डिस्कशन अगर हमें करना है, तो सबसे पहले हम प्रोटॉन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो प्रोटॉन को क्या बोलना पड़ेगा, क्या होता है प्रोटॉन, मतलब हाँ, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। क्या है प्रोटॉन, मतलब प्रोटॉन इज ए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। क्या है प्रोटॉन, मतलब प्रोटॉन इज ए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, प्रेजेंट कहाँ पे होता है, वेरी गुड, प्रेजेंट इनसाइड न्यूक्लियस, ठीक है। इसका पॉजिटिव चार्ज कितना होता है, चार्ज ऑन प्रोटॉन प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। देन प्रोटॉन के पास चार्ज के साथ साथ कौन है, मास है, कितना होता है मास प्रोटॉन का, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। प्रोटॉन हो गया, इसको डिस्कवर किसने किया था, थॉमसन, थॉमसन इलेक्ट्रॉन, चार्विक न्यूट्रॉन, गोल्डस्टेन प्रोटॉन, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन मतलब क्या है, सेम वे क्या लिख सकते हैं हम, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट इनसाइड द, अरे हो ना, इनसाइड द एटम एंड रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। फिर इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, एंड इस इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। ये बन गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एंड इसके बाद में कौन होता है, और एक न्यूट्रॉन। अब न्यूट्रॉन को क्या बोलेंगे, चार्जलेस नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, न्यूट्रल बोलेंगे। तो न्यूट्रल में एंड चार्जलेस में क्या डिफरेंस है, सेम है का डिफरेंट है। चार्जलेस मतलब चार्ज ही नहीं है, न्यूट्रल का मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, तो ये कौन है, न्यूट्रल है। कौन है ये, न्यूट्रल है। ये कंसेप्ट हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन मॉडर्न फिजिक्स में जब हम
बीटा पार्टिकल का इमिशन पढ़ेंगे तो बीटा इमिशन के टाइम हमें लिखना पड़ेगा बीटा पार्टिकल्स आर द पार्टिकल्स, कौन से, पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन इमिटेड बाय द न्यूक्लियस। लेकिन न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है, फिर वो इमिट कैसे करेगा, ये एक्सप्लेन करने के लिए हमें न्यूट्रॉन की न्यूट्रल कंडीशन देखनी पड़ेगी। ठीक है, देन न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना है 0 एंड मास कितना है अगेन सेम 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 kg, यानी कि ये न्यूट्रॉन अभी इस सेक्शन में हमें कुछ काम का ही नहीं। क्लियर है? इसका मतलब क्या हो रहा है, देखो कि नेचर में जो कुछ भी है उसके पास सिर्फ प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन है, एंड ये तीन पार्टिकल के पास सिर्फ क्या है, एक तो मास है दूसरा चार्ज है। तो ये मास का एंड चार्ज का जो बिहेवियर है इसके ऊपर हमारा पूरा जो नेचर है उसकी साइकिल वर्क करती है। ठीक है, जिसमें मास से रिलेटेड बिहेवियर हम ऑलरेडी ग्रेविटेशन में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अब इस टॉपिक में डिस्कस करना है ओनली अबाउट चार्ज। तो चार्ज मतलब क्या होता है, टेंडेंसी एसोसिएटेड विथ मैटर बाय वर्च्यू ऑफ विच मैटर प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड हीट। ये जो चार्ज होगा थ्रू आउट द सिलेबस हम क्यू से डिनोट करेंगे, फिर कैपिटल क्यू होगा या फिर स्मॉल क्यू होगा। इसको कैलकुलेट करने के लिए बेसिक फॉर्मूला आएगा Q इक्वल्स टू N इंटू E, जहां पे N का मतलब होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड E का मतलब होगा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। कितना होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब यहाँ पे चार्ज कैलकुलेट करने के लिए हमने N को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्यों लिया, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्यों नहीं, क्या रीजन है, उसका रीजन यहाँ पे देखो, ये जो एटम का स्ट्रक्चर है इसमें सारे जो प्रोटॉन्स है कहां पे है, न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस कहां पे है, मतलब ये पूरा यहाँ पे एटॉमिक स्ट्रक्चर है, क्लाउड के फॉर्म में देखेंगे। ठीक है, ऐसे ही देखो, तो ये पूरा एटम का स्ट्रक्चर है और इस स्ट्रक्चर के सेंटर में कौन है, प्रोटॉन है। तो प्रोटॉन को अगर हमें एटम से बाहर निकालना है तो यहाँ पे जाके ये जो न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी होती है उसका जो फोर्स होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर, उसको ओवरकम करके फिर हमें प्रोटॉन को निकालना पड़ेगा। बट प्रैक्टिकली स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को ओवरकम करने वाला फोर्स हमारे पास है ही नहीं। इसका मतलब न्यूक्लियस में घुस के प्रोटॉन को बाहर निकालना इट इज इम्पॉसिबल, कभी भी पॉसिबल नहीं। लेकिन कंडिशन अगर इलेक्ट्रॉन की देखेंगे तो इनके जो ऑर्बिट्स है, तुमचं ते आपू भाऊ नाही तर अजून कोणता भाऊ तो बाजूला जर ठेवला आपण, तो यहाँ पे जनरली क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिट मिलता है अकॉर्डिंग टू इट्स एनर्जी। मतलब प्रैक्टिकल केस क्या है कि इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के सराउंडिंग में चक्कर मारने में कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है, बट त्याची मजबूरी है। क्या मजबूरी है उसकी, जैसे कि अगर हाइड्रोजन एटम होता तो फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आठवत असेल बघा। सेकंड ऑर्बिट है तो वहां पे एनर्जी होती है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, थर्ड ऑर्बिट है तो -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फोर्थ ऑर्बिट है तो -0.84 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड फिफ्थ ऑर्बिट है तो -0.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस तरह से क्या हो रहा है, एनर्जी बढ़ रही है कम हो रही है, अरे कितनी माइनस है ना, तो एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे इनकी एनर्जी सबसे ज्यादा रहेगी। समझ में आ रहा है? और इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, एज अर्ली एज पॉसिबल न्यूक्लियस को छोड़ के चले जाना है। इसलिए जब भी उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है पहली फुर्सत में वो उड़ी मार के चले जाते हैं। ठीक है, कौन, इलेक्ट्रॉन। कळालं? तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो इजीली एटम से रिमूव हो सकते हैं। इसलिए जब भी चार्जेस की बात आएगी, जब भी चार्जेस की बात आएगी तो वहां पे चार्ज में कौन होगा, सिर्फ इलेक्ट्रॉन होगा, प्रोटॉन कधीच असणार नाही। लक्षात घ्या आपल्यासोबत, ना चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है तब होगा, ना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है तब होगा। ठीक है, हर बार कौन साथ देगा, बस इलेक्ट्रॉन। इसलिए इलेक्ट्रॉन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन मतलब क्या है समझ में आ रहा है। यहाँ पे Q इक्वल्स टू एन में सिर्फ N मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से Q लिया, वो भी क्लियर हो रहा है। अरे वो नहीं कहते बना, वेरी गुड। इसका ऐसा यूनिट होता है कूलम, चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम, और इसके डायमेंशंस होते हैं I1 T1। स्केलर या वेक्टर आहे चार्ज, त्याच्याकडे काय बघतो सांग ना, स्केलर आहे चार्ज, क्या है स्केलर क्वांटिटी है। तो कभी भी अगर चार्ज कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला क्या होगा, Q इक्वल्स टू N इंटू ई, Q इक्वल्स टू N इंटू ई। क्लियर? हे तर माहितीच तुम्हाला। ठीक आहे, नेक्स्ट लिहून घेता का, नका लिहू।
तो बेसिकली अगर आपको बोला है कि किसी बॉडी के ऊपर 1 कूलम इतना चार्ज है और ये चार्ज पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है? इफ अ बॉडी हैज ए चार्ज ऑफ 1 कूलम प्लस 1 कूलम, इट मीन्स व्हाट? हो नहीं, आंसर सांग, इसका मतलब क्या है? पहली केस ये है, देखो कि अभी हमने देखा कि प्रोटॉन तो कहीं पे जाने नहीं वाले, जाने वाला कौन है? सिर्फ इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन के जाने से या फिर इलेक्ट्रॉन के आने से वहां पे बॉडी के ऊपर क्या होगा? एक तो पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, नहीं तो नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। तो अगर किसी बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ, इसका मतलब उस बॉडी के ऊपर प्रोटॉन आ गए। प्रोटॉन जाते नहीं, प्रोटॉन येते नाही, कळालं ना? प्रोटॉनला काहीच होत नाही, ठीक है। अगर कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है, इसका मतलब उस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन को रिजेक्ट किया है, लॉस किया है। समझ में आ रहा है ना? यहाँ पे +1 कूलम चार्ज है, इट मींस बॉडी हैव लॉस्ट द इलेक्ट्रॉन, कळालं? एंड अगर यही चार्ज -1 कूलम होता तो इलेक्ट्रॉन क्या होता? गेन होता। समझ में आ रहा है ना? तो ये जो चार्ज था उसको हम बोलेंगे कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस। कौन से? फर्स्ट वन पॉजिटिव चार्ज, सेकंड वन नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज कौन सा? जो प्रोटॉन के पास होता है। नेगेटिव चार्ज कौन सा? जो इलेक्ट्रॉन के पास होता है। एंड ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऐसे चार्जेस का डिफरेंशिएशन सबसे पहले किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन। कौन था? बेंजामिन फ्रैंकलिन। म्हणजे बघा, आपल्याला इलेक्ट्रोस्टॅटिक स्टडी करायचं आहे, त्याच्यामध्ये काय स्टडी करायचं आहे? फक्त चार्ज स्टडी करायचं है। उसके लिए हमने पहले चार्ज को इंट्रोड्यूस किया। क्या होता है चार्ज? मतलब टेंडेंसी एसोसिएटेड विथ मैटर बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच मैटर प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट, ठीक है। डिनोटेड बाय Q, गिवन बाय Q इक्वल्स टू Ne। N का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, E इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। कितना होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। देन हर बार इलेक्ट्रॉन ही लेना पड़ेगा। क्यों ऐसे? क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर होते फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। किसी बॉडी ने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया तो इट विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज, अगर इलेक्ट्रॉन गेन किए तो इट विल बिकम नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। उसके बाद चार्जेस के 2 टाइप है, एक पॉजिटिव चार्ज जो प्रोटॉन के सिमिलर है, नेगेटिव चार्ज जो इलेक्ट्रॉन के सिमिलर है। ये सबसे पहले किसने एक्सप्लेन किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस और प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। अब चार्ज की कौन सी प्रॉपर्टी है? नंबर 1, चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर। एडिटिव इन नेचर मीन्स व्हाट? ऐड करू शकतो अपन। मतलब किसी बॉडी के ऊपर अगर बोला जा रहा है कि +5 कूलम इतना चार्ज था और हमने उस बॉडी के ऊपर अगेन -3 कूलम इतना चार्ज डिपॉजिट किया, तो बॉडी के ऊपर चार्ज कितना बनेगा? +2 कूलम। समझ में आ रहा है? मतलब हम इसको न्यूमेरिकल जैसे ऐड करते विद देयर कंसिडरेशन ऑफ देयर साइन ऐड कर सकते, ठीक है। उसके बाद में चार्जेस आर ऑलवेज कंजर्व। इसका मतलब क्या होता है? एनर्जी की तरह, जैसे एनर्जी नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ओनली कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म है, उसी तरह से चार्जेस नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ओनली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। कळालं ना? एक बॉडी से दूसरे बॉडी तक बस चार्ज को हम क्या कर सकते हैं? ट्रांसफर कर सकते हैं। उनको क्रिएट भी नहीं किया जाता, डिस्ट्रॉय भी नहीं किया जाता। समझ में आ रहा है ना? मतलब चार्जेस के नंबर कांस्टेंट रहेंगे, मतलब चार्जेस क्या है? कंजर्व होते हैं, ठीक है। उसके बाद में चार्जेस का जो होता है क्वांटाइजेशन होता है। क्या होता है? क्वांटाइजेशन होता है। अब क्वांटाइजेशन मतलब क्या? म्हणजे हे जे असतं ना Q इक्वल्स टू Ne, याला आपण क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलतो है। Q इक्वल्स टू Ne मतलब इलेक्ट्रॉन, टोटल बॉडी के ऊपर अगर चार्ज कैलकुलेट करना है तो हम सारे इलेक्ट्रॉन को एज ए सिंगल क्वांटा पैकेट ग्रुप क्वांटा कंसिडर करते हैं एंड उसमें जितने सारे इलेक्ट्रॉन है वो कितना चार्ज प्रोड्यूस करेंगे, दैट इज गिवन बाय Q इक्वल्स टू N इंटू E। ये हो गए इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ऐड कर सकते हैं, कंजर्व होते हैं, उसके बाद में क्वांटाइजेशन होता है इनका, ठीक है। तो बेसिकली इसका बिहेवियर कैसे होता है? चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस करते हैं? अशी दिसत नाही आपल्याला, बट बघू शकतो आपण, पैसे खर्च केले आपण ठीक है। सो राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट।
काही लिहू नका. अब देखो यहाँ पे क्या है, बोर्ड पे क्या है, काहीच नहीं है. इसका मतलब क्या है, काहीतरी असेल ना, स्पेस है. वेरी गुड. और इस स्पेस में क्या होने वाला है, अब अभी कुछ भी नहीं है. ठीक है. अभी अगर मैं यहाँ पे यहाँ से एक +1 नैनोकूलम एक छोटा सा चार्ज उठा के अगर यहाँ पे प्लेस करूंगा तो क्या होगा, क्या होगा, डेफिनेशन वाचा काय लिहिले चार्ज. वेरी गुड. तो ये चार्ज अगर मैं स्पेस में प्लेस करूंगा तो ये क्या करेगा, ये इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा अराउंड द चार्ज. अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी मतलब क्या होगा, जैसे मास की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस होती थी, फिर वहां पे क्या होता था, उस फील्ड में दूसरा मास एंटर करेगा तो वो अट्रैक्ट होता था. यहाँ पे भी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी. इसके सराउंडिंग में हम दूसरा कोई चार्ज लेके आएंगे तो क्या होगा, इतना रिपेल नहीं करना, ये तो फक्त इलेक्ट्रिक फील्ड शो के लिए. ठीक है. इसके पास अगर मैं निगेटिव चार्ज लेके आऊंगा तो क्या करेगा, कलर कॉम्बिनेशन करते हैं ना, पीस का कलर है, अट्रैक्शन का कलर है ना, रेड मतलब डेंजर का कलर है, मतलब वो क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं. यहाँ पे और एक चार्ज प्लेस करेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी. ठीक है. तो अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो मैग्नीट्यूड है उसको अगर कैलकुलेट करने के लिए सेंसर लेके जाऊंगा, अगर ये चार्ज के एकदम क्लोज प्लेस किया मैंने तो यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो गई कितनी है, 407 वोल्ट पर मीटर. क्या होती है हम आगे डिफाइन करने वाले. ठीक है. उसके बाद में अगर ये थोड़ा सा अवे पॉइंट लेंगे तो कितनी हो गई, और दूर लेके जाएंगे तो, और दूर लेके जाएंगे तो, मतलब जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड में था कि इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड वेरी करती थी विद डिस्टेंस फ्रॉम द मास, उसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी भी क्या होती है, वेरी करती है. ठीक है. उसके बाद अगर हम पोटेंशियल को मेजर करेंगे तो क्या होगा, देखो इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है, इस पॉइंट पे कितना है, चार्ज के ऊपर है डायरेक्ट, है कि नहीं. यहाँ पे लेके आएंगे तो 8.6, यहाँ पे लेके गए तो, यहाँ पे लेके गए तो, इसका मतलब क्या होता है कि मास के सराउंडिंग में जैसे डिस्टेंस व्हॅरी होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी व्हॅरी होगा. म्हणजे तेच आपण जे ग्रॅव्हिटेशन मध्ये बघितलं होतं सगळं तेच रिपीटेशन असणार आहे. ठीक है. तो क्या लिखा था आपने लास्ट पॉइंट, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज है ना, क्वांटाइजेशन. क्वांटाइजेशन मतलब वही Q इक्वल्स टू N इंटू E. नाउ राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट. processes to produce charge, चार्ज प्रोड्यूस करने की प्रोसेस, या फिर हम उसको इलेक्ट्रिसिटी भी बोलते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस करेंगे. तो उसमें फर्स्ट वन आता है बाय फ्रिक्शन. अब बाय फ्रिक्शन का मतलब क्या हो गया, दो बॉडीज है एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे एंड एक दूसरे के रिस्पेक्ट में अगर हम उनको रब करेंगे तो वहां पे क्या होगा, फ्रिक्शन होगा. वेरी गुड. और उस फ्रिक्शन में क्या होगा, चार्ज प्रोड्यूस होगा. कस का चार्ज प्रोड्यूस होगा, डायरेक्ट, कारण इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा. वेरी गुड. क्या होगा, दो बॉडीज एक दूसरे के साथ हम रब कर रहे हैं, रबिंग की प्रोसेस में क्या होता है, वर्क डन होता है. समझ में आ रहा है ना. और वो वर्क डन कन्वर्ट होगा रबिंग की प्रोसेस में इनटू हीट एनर्जी, एंड वही हीट एनर्जी कौन गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा. अब कौन सा इलेक्ट्रॉन, जो एटॉमिक स्ट्रक्चर के आउटर मोस्ट शेल में था, म्हणजे त्याच्याकडे थोडीशीच एनर्जी कमी है फ्री होण्यासाठी, तो उस इलेक्ट्रॉन ने अगर एनर्जी गेन की तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर से जंप करके दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर चला जाएगा. समझ में आ रहा है. उस पर डिपेंड करता है कि कौन सा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ कैसे बाउंडेड था. जो लूजली बाउंडेड है वो अर्ली जंप करके चला जाएगा. ठीक है. उसके लिए यहाँ पे एक सिंपल एक्सपेरिमेंट लेंगे हम, जहां पे क्या है, काय है, अरे वाह लगेच ओळखलं, हे क्या है, बलून. ठीक है. अब ये बलून को अगर हम ये स्वेटर के साथ में ऐसे रब करेंगे तो क्या होगा, चार्ज प्रोड्यूस होगा, चार्जेस ट्रांसफर होंगे. समझ में आ रहा है ना. इसको ही बोलते हैं हम चार्जिंग बाय फ्रिक्शन. अब चार्जेस प्रोड्यूस हो गए क्या नहीं हो गए, कसं कळालं, कसं कळालं, हा बलून इथेच थांबला ना, चिटकून थांबला ना. हे देखो नॉर्मली
ये बलून यहाँ पे, हाँ हम रब किए बिना अगर इसको टच करके छोड़ देंगे तो ये अपनी पोजीशन पे जाता है। ऑलरेडी चार्जेस से थोड़े से एक्यूमुलेट होते इसलिए नहीं जा रहा है, लेकिन वो ऐसे प्रामाणिक जाता है वापस, ठीक है। तो बेसिकली कंडीशन क्या है, अगर विथ चार्जेस इसको हम देखेंगे तो यहाँ पे भी प्लस माइनस चार्जेस सेम है, मतलब ये भी न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है, समझ में आ रहा है। लेकिन अगर ये बलून यहाँ पे आके हम इसे रब करेंगे तो इस रबिंग की प्रोसेस में क्या हो रहा है, देखो जो चार्जेस मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स थे, है ना, स्वेटर के ऊपर, वुलन जैकेट के ऊपर, वो सारे कहाँ पे चले गए, बलून के ऊपर चले गए। मतलब इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, ट्रांसफर हो गए, यानी ये जैकेट जो था वुलन का वो क्या बना, पॉजिटिवली चार्ज बना, दिख रहा है सब प्लस, बलून क्या हो गया, निगेटिवली चार्ज हो गया। एंड ये प्लस माइनस अट्रैक्ट करते इसलिए ये जात नहीं इथून, बट अभी खींच लिया तो देखो सेपरेट हो गए चार्जेस, इधर सब हम ना अट्रॅक्ट होऊ राहिलं का, बरोबर सांगितलं वो पवन, ठीक है। तो इधर सब पॉजिटिव चार्ज, इधर सब नेगेटिव चार्ज, इस तरह से हम क्या करते हैं, चार्जेस को प्रोड्यूस करते हैं बाय फ्रिक्शन, कड़ा लो। अब अगर ये इधर चला जाएगा तो क्या होगा, वॉल के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, लाइक चार्जेस अनलाइक चार्जेस अट्रैक्टिव होगा, सही लक्षामध्ये। चलो ठीक है, उसके बाद में हम चार्जेस को प्रोड्यूस कर सकते हैं, पहले फ्रिक्शन, उसके बाद में और एक प्रोसेस होती है चार्जेस बाय इंडक्शन। अब ये चार्जेस बाय इंडक्शन प्रोड्यूस कैसे होते हैं, तो यहाँ पे चार्जेस का एक्चुअल कोई भी ट्रांसफर नहीं होता है, सेम प्रोसेस लेंगे, यहाँ पे चार्जेस का कोई भी ट्रांसफर नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर हम इस बलून को यहाँ पे रब करके कुछ इलेक्ट्रॉन लेके आएंगे तो इससे क्या हो रहा है, देखो अब ये नॉर्मल न्यूट्रल स्टेट में ये पूरी की पूरी बात पढ़न गया लगा। अब अगर ये निगेटिवली चार्ज बलून मैं इस साइड में लेके आऊंगा तो ये वॉल के ऊपर ध्यान दो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, अरे रिपेल हो रहा है, लेकिन क्या हुआ, इस रीजन में जितने इलेक्ट्रॉन थे वो आगे चले गए, मतलब ये रीजन क्या बन गई, समझते का, मतलब यहाँ पे क्या हो गया, चार्ज इंड्यूस होगा कि नहीं होगा, कंफर्म होगा ना, कारण तिथं काय आहेत फक्त पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन चले गए, लेकिन इस चार्जेस के प्रोडक्शन के लिए हमने यहाँ पे कोई भी रबिंग फ्रिक्शन वाली प्रोसेस अप्लाई नहीं की थी, मतलब विदाउट टच विदाउट कॉन्टैक्ट जादू से जो चार्जेस प्रोड्यूस होते हैं उसको बोला जाता है चार्जिंग बाय इंडक्शन, ठीक है। तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, उसके बाद में चार्जिंग बाय इंडक्शन, उसके बाद में चार्जिंग बाय कंडक्शन, ये तीन बेसिक प्रोसेस है जिससे हम क्या करते हैं, चार्जेस को प्रोड्यूस करते हैं। अब चार्जिंग बाय कंडक्शन में क्या होगा, क्या आपला काल परवाचा स्पार्क प्लग मध्ये नव्हता का पवनचा मित्र जॉन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, चार्जेस कंडक्ट हो जाएंगे, कंडक्ट कब हो गए चार्जेस, देखो फ्रिक्शन में कंडीशन क्या है, कंडक्टर इंसुलेटर फर्क नहीं पड़ेगा, रबिंग प्रोसेस हो गई, एक बॉडी के चार्जेस जंप करके दूसरे बॉडी के ऊपर चले गए, मतलब चार्जेस इंड्यूस्ड हो गए बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रिक्शन। उसके बाद में इंडक्शन में क्या है कि एक न्यूट्रल बॉडी है, उसके पास पॉजिटिवली या फिर नेगेटिवली चार्ज बॉडी लेके आ गए, क्या होगा, इसके ऊपर एक साइड में अपोजिट पोलैरिटी का चार्ज इंड्यूस्ड होगा, मतलब चार्ज इंड्यूस्ड हो गया, लेकिन इसमें एक्चुअल कांटेक्ट भी नहीं हुआ, फ्रिक्शन भी नहीं हुआ, तो ये बना चार्जिंग बाय इंडक्शन। एंड एट द एंड क्या होगा, यहाँ पे पहले ये क्या करेगा, बाय फ्रिक्शन चार्जेस प्रोड्यूस करेगा, क्या करेगा, पहले बाय फ्रिक्शन चार्जेस प्रोड्यूस करेगा, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे फ्रिक्शन की वजह से क्या हो रहा है, सारे नेगेटिव चार्जेस इसके बॉडी के ऊपर एंटर कर रहे हैं, अब ये क्या है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। अब अगर ये जाके यहाँ पे ऐसे हाथ रख रहा है, चार्जेस ट्रांसफर हो गए, कैसे ट्रांसफर हो गए, विदाउट एनी कॉन्टैक्ट, मतलब ये क्या था, चार्जेस प्रोडक्शन ऑफ चार्जेस बाय इंडक्शन, लेकिन इंडक्शन में हम चार्जेस रेस्ट में जो है उनका कंसिडरेशन करते हैं, मतलब याला शॉक द्यायला ठेवूया आपण फक्त। अब अगर डायरेक्ट ये जाके टच करेगा तो क्या होगा, यहाँ पे चार्जेस प्रोड्यूस हो गए ना, तो चार्जेस बाय कंडक्शन, इस तरह से हम चार्ज क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो ये हो गए बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट चार्जेस। चार्ज मतलब क्या, टाइप्स ऑफ चार्जेस, उसकी प्रॉपर्टीज एंड प्रोडक्शन ऑफ चार्जेस। अब एक्चुअल में टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा, राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट,
कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ। अब कूलम को पढ़ने से पहले 5 मिनट लिखना कुछ नहीं, बस देखना है। सबसे पहले हिस्ट्री में 600 बीसी ये डेट हमें मिलती है, बीसी बिफोर क्राइस्ट, मतलब जब से काउंटिंग शुरू हुई थी उससे भी पहले 600 इयर्स, जहां पे थैलेस फ्रॉम मिलेटस ये सायंटिस्ट था। सायंटिस्ट वगैरे कुछ नाही था, येडा गबाळा इकडे तिकडे फिरणारं पोरग होतं गावातलं, नदी नाले फिरत असायचं. फिरताना काय झालं, एकदा गेलं, एक जनावर होतं मेलेलं, त्याला दिसलं, त्याने काय केलं, नदीमधून एक दगड उचलला आणि त्याच्या स्किन सोबत त्यांनी रब केला. का केला तेच त्याला माहिती. ठीक आहे, मतलब थॅलेस ऑफ मिलेटस हॅव ऑब्झर्व दॅट व्हेन एम्बर इज रब विथ फर. एम्बर म्हणजे नदीतलं दगड, गारगोट्या. फर म्हणजे हेरी एनिमल की स्किन, कळालं ना. तो व्हेन एम्बर इज रब विथ फर एंड अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी इज डेवलप ऑन द सरफेस ऑफ एम्बर. ये सबसे पहले ऑब्जर्व किसने किया था, थैलेस ने. लेकिन तब की डेट में चार्ज से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन मालूम नहीं थी, लेकिन मैग्नेट मालूम था. तो इसको स्टार्ट में लगा था कि ऐसे रबिंग की प्रोसेस से मैं अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी मतलब मैग्नेट की प्रॉपर्टी डिराइव कर रहा हूं या फिर डेवलप कर रहा हूं. समझ में आ रहा है. उसके बाद कुछ लोगों का ऑब्जर्वेशन ये था कि दो जो एम्बर्स मतलब दगड़े एक दूसरे के साथ जब रब करेंगे तो वहां पे क्या होता है, स्पार्क प्रोड्यूस होता है. एंड उस स्पार्क को ये ग्रीक वालों के लैंग्वेज में बोला जाता था एज ए इलेक्ट्रा. तो उन्होंने सबसे पहले बोला कि दो बॉडी को रब करेंगे तो वहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रा प्रोड्यूस होगा. फिर बाद में हमें मालूम हो गया कि ये स्पार्क प्रोड्यूस क्यों होता है, क्योंकि एक बॉडी की इलेक्ट्रॉन दूसरे बॉडी की इलेक्ट्रॉन से जाके टकराते हैं, कोलाइड होते हैं. कोलिजन की प्रोसेस में उनकी काइनेटिक एनर्जी हीट में कन्वर्ट होती है और उसकी वजह से स्पार्क प्रोड्यूस होता है. मतलब कि स्पार्क प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल जो ट्रोन से, जो पार्टिकल से जो स्पार्क प्रोड्यूस करेंगे, मतलब जो इलेक्ट्रा प्रोड्यूस करेंगे, वो बन गए इलेक्ट्रॉन्स. इसलिए इस इलेक्ट्रिसिटी के सेक्शन में जो भी वर्ड आएगा, इलेक्ट्रा, इलेक्ट्री, इलेक्ट्रो, इसके अंदर हम पढ़ेंगे, मतलब वो रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉन होगा. ठीक है. उसके बाद में बहुत सालों तक हमें कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं थी. नियर अबाउट 1600 एडी में डॉक्टर विलियम गिलबर्ट इन्होंने ऑब्जर्व किया था कि असं काही नाही की फक्त एम्बर एंड फॉरच, there are many objects when rubbed with each other similar properties are developed on their surfaces. और उसके बाद में जो था बेंजामिन फ्रैंकलिन था, जिसने एक्चुअल एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन किया था. और इसने ऑब्जर्वेशन के लिए क्या किया कि ग्लास रॉड, एक ग्लास रॉड, ऐसे दो ग्लास रॉड फर के साथ रब किए या फिर सिल्क के साथ रब किए, फ्रीली सस्पेंड किए. तो उसने ऑब्जर्व किया कि ग्लास रॉड एक दूसरे को रिपेल कर रहे. समझ में आ रहा है. फिर उसने क्या किया, एक ग्लास रॉड सिल्क के साथ, दूसरा इबोनाइट रॉड फर के साथ रब किया एंड उनको फ्रीली सस्पेंड किया. तो ग्लास रॉड एंड इबोनाइट रॉड एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे. तो ये सोचने लगा कि अगर इनके ऊपर डेवलप होने वाली प्रॉपर्टी सिमिलर थी तो वो क्या कर रहे थे, रिपेल कर रहे थे, क्योंकि दोनों ग्लास रॉड थे. लेकिन जब इबोनाइट रॉड आ गया तब उन्होंने रिपेल नहीं किया. इसका मतलब इबोनाइट रॉड की प्रॉपर्टी ग्लास रॉड की प्रॉपर्टी से डिफरेंट थी. इसलिए उसने बोला कि चार्जेस के बेसिकली दो टाइप होंगे. तो सबसे पहले इसने बोला था कि जो ग्लास रॉड पे डेवलप होता है वो बनेगा पॉझिटिव्ह चार्ज, जो इबोनाइट पे डेवलप होगा वो बनेगा. आणि त्यांनी सांगितलेलं मग आपण लक्षात ठेवून, जेव्हा नंतर प्रोटॉन सापडला, इलेक्ट्रॉन सापडला, इनके चार्जेस वो ग्लास एंड इबोनाइट की तरह थे. इसलिए हमने बोला कि प्रोटॉन का चार्ज है पॉझिटिव्ह, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है निगेटिव्ह. इसकी कोई न्यूमेरिकल मीनिंग नहीं है. म्हणजे इलेक्ट्रॉन जन्म घेताना असा माइनस डैश घेत नाही किंवा प्रोटॉन असा प्लस घेत नाही. कळालं ना. हमने उनको मतलब बोला है कि ये चार्ज क्या है, पॉजिटिव है, ये चार्ज क्या है, निगेटिव है. निगेटिव का मतलब उसका मैग्नीट्यूड कम है, ऐसा नहीं है. निगेटिव का मतलब क्या है, बस पॉजिटिव से ऑपोजिट पोलैरिटी का चार्ज होता है. ठीक है. सो ये हो गई हिस्ट्री ऑफ चार्ज. ऐकायची सोडून द्यायची. अब इसके बाद में ये बेंजामिन फ्रैंकलिन के ऑब्जर्वेशन नियर अबाउट 1734 में थे. उसी बीच एक साइंटिस्ट था, एक्चुअल में वो वर्क कर रहा था और रिटायर हो गया. आर्मी में वर्क कर रहा था एज ए रिसर्च साइंटिस्ट एंड फिर रिटायर हो गया. कौन था, चार्ल्स डी ऑगस्टाइन कूलम. म्हणजे कूलम ये नाम होतं, चार्ल्स डी ऑगस्टाइन कूलम. ठीक है. और घर पे आने के बाद उसको कुछ काम धंधे नहीं थे, इसलिए उसने क्या किया, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन शुरू किए. फिर एक्सपेरिमेंट करने के लिए उसके पास वेरियस फील्ड थी. तो पहले उसने मेकॅनिक्स को स्टडी किया, लेकिन त्याला कळालं की मेकॅनिक्स मध्ये न्यूटन एवढं सगळं करून ठेवलेलं आहे की आपल्या स्कोपच नाही ठेवला. कळालं. इसलिए उसने क्या किया, मैकेनिक्स स्टडी करके छोड़ दिया. फिर उसने देखा कि कुछ तो नई फील्ड आ रही है
जिसके बारे में रिसेंटली बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कुछ बोला है, जिससे रिलेटेड ह्यूमन बीइंग को कुछ भी मालूम नहीं है। फिर इसने क्या किया, एक लैब सेट की और अपना एक्सपेरिमेंटल सेटअप शुरू किया। और स्टार्ट में उसने क्या किया, मेटेलिक स्फीयर्स लिए, 2 छर्रे बेरिंग मधले असतात है ना, और उनके ऊपर चार्जेस डिपॉजिट कर दिए। जैसे कि दोनों के ऊपर इस तरह से पॉजिटिव चार्जेस उसने डिपॉजिट किए, और ये पॉजिटिव चार्जेस डिपॉजिट करने के बाद धीरे धीरे वो इनको क्लोज लेके आ रहा था। और क्लोज लेके आते टाइम उसको ये ऑब्जर्व हुआ कि जब ये दोनों चार्जेस एक दूसरे के क्लोज आते हैं तो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने के बाद भी ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, मतलब इनके बिटवीन इंटरेक्शन का कोई ना कोई फोर्स है। उसके बाद अगर इसने चार्जेस की पोलैरिटी चेंज कर दी, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज रखा और दूसरे चार्ज को निगेटिव बना दिया, तब इसने ऑब्जर्व किया कि एक पर्टिकुलर मिनिमम डिस्टेंस के बाद अगर इनको छोड़ देंगे तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं। मतलब विदाउट अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स इनका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मतलब यहाँ पे भी क्या है, फोर्स है। लेकिन इस फील्ड में तो कोई भी नॉलेज पहले नहीं था, इसलिए ज्यादा कुछ इसको मालूम नहीं हो रहा था। फिर इसने क्या किया, अगेन मैकेनिक्स के रिलेशन यहाँ पे कनेक्ट करना शुरू किया। फिर इसको समझ में आ गया कि चार्जेस का जो बिहेवियर है वो सेम है एज दैट ऑफ मास का बिहेवियर। इसलिए उसने क्या किया कि न्यूटन का जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था, जिसमें एक बॉडी है ऑफ मास m1, दूसरी बॉडी है ऑफ मास m2, सेपरेटेड एट ए डिस्टेंस अगर r है तो ये इंटरैक्ट करती है बाय दिस रिलेशन m1 m2 अपॉन r स्क्वायर से। इसने सेम रिलेशन अप्लाई करना शुरू कर दिया, मतलब Q1 Q2 की वैल्यू चेंज करके फोर्स कैलकुलेट किया, फिर R की वैल्यू चेंज करके फोर्स कैलकुलेट किया, एंड इसको समझ में आ गया कि एग्जैक्टली वही रिलेशन यहाँ पे भी अप्लाई होता है। एंड फिर उसने क्या किया था, अपना लॉ डेवलप किया जिसमें बस मासेस रिप्लेस बाय चार्जेस आ गए, ठीक है। एंड इसी को बोला जाता है एज ए कूलम्ब्स लॉ, ठीक है। राइट डाउन कूलम्ब्स लॉ। श्रुति जो बोलेगा कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, कूलम्ब्स लॉ। Very good. Write down. The force of attraction or repulsion. The force of attraction or repulsion between. The force of attraction or repulsion between 2-point electric charges. Between 2-point electric charges at rest. क्या लिखा कूलम्ब्स लॉ में, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन 2-point इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट इज नंबर 1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस, नंबर 2 inversely proportional to the square of the distance between them. Directly proportional to the product of their charges and inversely proportional to the square of the distance between them. That is F proportional to Q1 Q2. F proportional to 1 upon R square. तो ये क्या बनेगा, therefore F बनेगा प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्या बना, F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। फिर यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन आ गया, इसको रिप्लेस करके हमें लेके आना पड़ेगा कांस्टेंट, तो ये बनेगा F इक्वल्स टू K इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब यहाँ पे डिफरेंस देखो, सेम हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा था, वहां पे G लिखा था, G का मतलब क्या था, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था। उसी तरह से यहाँ पे जो K है ये बन गया कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, एंड इसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई इप्सिलॉन। कितना होता है K, 1/4 पाई इप्सिलॉन, 1/4 पाई इप्सिलॉन। तो फाइनली कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स का इक्वेशन बनेगा F इक्वल्स टू 1/4 पाई इप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। F equals to 1/4 pi epsilon into Q1 Q2 upon R square. F equals to 1/4 pi epsilon into Q1 Q2 upon 1/4 pi epsilon into Q1 Q2 upon
आर स्क्वायर, वेयर इप्सिलॉन का मतलब परमिटिविटी ऑफ मीडियम, इसको हम डिनोट करेंगे बाय, ये ग्रीक अल्फाबेट है, कहता ना ये ई नहीं है, क्या है वो, इप्सिलॉन। तो इप्सिलॉन का मतलब होता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम। क्या होता है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, मतलब एबिलिटी ऑफ मीडियम ability of the medium to store energy in its electric field। इप्सिलॉन का मतलब क्या है, मीडियम की एबिलिटी कि वो कितनी एनर्जी स्टोर कर सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, मतलब ये मीडियम की प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। देन इट इज डिनोटेड बाय इप्सिलॉन, एंड इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है इप्सिलॉन 0 इंटू के, या फिर इप्सिलॉन इक्वल्स टू होता है इप्सिलॉन 0 इंटू इप्सिलॉन आर। यहाँ पे जो इप्सिलॉन 0 है इसका मतलब क्या होगा, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और कितनी होती है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, वेरी गुड, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 पुढं, वेरी गुड, कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर का स्क्वायर। ये हो गई वैल्यू फॉर परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। मतलब ये अगेन ग्रेविटेशन की तरह ये यूनिवर्सल कांस्टेंट हो गया, इप्सिलॉन नॉट की वैल्यू चेंज नहीं होगी, ठीक है। देन व्हाट इज के, कांस्टेंट, कुठला कांस्टेंट, के का मतलब क्या होगा, के का मतलब होगा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। तो अब ये डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम क्या बनेगा, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम यानी के, क्या बनेगा ये, रेशो ऑफ, यायची गरज नाही, ठीक है, डायरेक्ट फॉर्म्युलावर लिहून जा, क्या बनेगा के, हे बघा इथून इप्सिलॉन इक्वल्स टू इप्सिलॉन नॉट इंटू के, तो के इक्वल्स टू क्या होगा, इप्सिलॉन अपॉन इप्सिलॉन नॉट, मतलब रेशो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और कितनी होती है इसकी वैल्यू, ये के इक्वल्स टू होता है 1 फॉर एयर और वैक्यूम, एंड के इक्वल्स टू होता है इंफिनिटी फॉर मेटल्स और कंडक्टर्स, एंड बाकी कोई भी मटेरियल अगर आ रहा है तो इसके लिए के की वैल्यू वेरी करेगी फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, मतलब के नेवर बी लेस देन 1, ये 1 से छोटा कभी नहीं होगा, नेवर बी ग्रेटर देन इंफिनिटी, ठीक है। एंड यहाँ पे हमने इप्सिलॉन आर यूज किया है, इसका मतलब क्या होगा, रिलेटिव परमिटिविटी, इप्सिलॉन आर, अब फॉर्मूला फिर से वही रहेगा, इप्सिलॉन अपॉन इप्सिलॉन नॉट, दोनों का यूनिट नहीं होगा, यूनिटलेस और डायमेंशनलेस क्वांटिटी आएगी, ठीक है। देन वैल्यूज भी दोनों की क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो अनलाइक ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ
अट्रैक्शन, ये क्या है, मीडियम डिपेंडेंट फोर्स है, मतलब मीडियम के ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि इतनी सारी मीडियम की प्रॉपर्टी हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स में हम क्या लिखते थे, इंडिपेंडेंट ऑफ इंटरवेनिंग मीडियम, लेकिन ये मीडियम के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। देन एप्लीकेबल टू द पॉइंट मास था न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, उसी तरह से एप्लीकेबल टू पॉइंट चार्ज रहेगा, लेकिन अपन एडजस्टमेंट करूंगे तो सगळा चार्ज सेंटरला कन्सिडर करेंगे। हो गया, चलो नेक्स्ट, बाकी क्लियर है सर, नंतर लिहून घ्या। क्वेश्चन, आपको Q1 दिया है 20 माइक्रोकूलम, Q2 दिया है 40 माइक्रोकूलम, सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर, देन कैलकुलेट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दे। अब यूनिट कन्वर्जन मालूम है, माइक्रो का मतलब माइक्रो दिसलं की काय करणार, पहिले आपण त्याला रिप्लेस करून -6 घेऊन येणार, ठीक है। इसका मतलब फर्स्ट चार्ज कितना मिलेगा, 20 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। Q2 इक्वल्स टू कितना बन जाएगा, 40 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। उसके बाद में सेपरेशन यानी R कितना है, 30 सेंटीमीटर, मतलब 30 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, ये वैल्यूज हमें गिवन है। एंड कूलम्स लॉ रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये वैल्यू आप रिमेंबर करेंगे, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, कितना होता है ये, 7 इंटू 9 इंटू 10⁻⁹, ठीक है। ये 1/4 पाई इप्सिलॉन कितना होता है, 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। किसकी वैल्यू ये, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट की, मतलब के को छोड़ के, अगर एयर दिया तो के होगा ही नहीं, मतलब 1 होगा। जैसे इस क्वेश्चन में मीडियम कौन सा है वो एक्सप्लेन ही नहीं किया, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे एयर है, एयर है तो के क्या होगी, 1 होगी। तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, F इक्वल्स टू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। अब वैल्यू पुट करनी है तो देखो यहाँ पे 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, इसका मतलब कितना है, 9 इंटू 10⁻⁹ है। Q1 कितना है, 20 इंटू 10⁻⁻6 है। Q2 कितना है, 40 इंटू 10⁻⁻6 है। अब डिनोमिनेटर में हम कर रहे हैं R का स्क्वायर, R कितना है, 30 सेंटीमीटर, 30 का स्क्वायर 900 सेंटीमीटर, मतलब -2, उसका स्क्वायर -4, क्लियर। अब यहाँ पे 99, तो क्या बनेगा, F इक्वल्स टू 20 इंटू 40, तो ये 2 0 2 0 कट, क्या बचेगा, 4 इंटू 2 8। अब देखो +9 -6 -6 -12 +9 -3 -4 ऊपर आके +4 -3 मतलब 10, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन कौन सा है, माहित नहीं आपल्याला, 80 न्यूटन। कौन सा होगा फोर्स, अट्रैक्शन का या रिपल्शन का, नाही प्रेडिक्ट करू शकत ना, कारण चार्जेस पोलॅरिटी सेम आहे, नाही आपल्याला दिलेलं नाही। अगर बोला होता कि दोनों चार्जेस पॉजिटिव है तो, दोनों चार्जेस निगेटिव है तो, एक पॉजिटिव एक निगेटिव है तो, आया था सबका सेम आंसर। चलो नेक्स्ट, सेम टेक Q1, Q1 400 माइक्रोकूलम, 400 माइक्रोकूलम, एंड Q2 200 नैनोकूलम। देखो Q1 कितना बोला है, 400 माइक्रोकूलम, एंड Q2 कितना है, 900 200 nanocoulomb, separated by a distance of 100 millimeter in the medium of dielectric constant 4. In the medium of dielectric constant 4. In the medium of dielectric constant 4. Then calculate force.
क्या होगा फिर से? अब देखो स्टेप हम पूरी स्किप करने वाले। फॉर्मूला तो मालूम है 1/4 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जिसमें 1/4 कितना होता है 9 इंटू 10⁻⁹ Q1 माइक्रो दिया है, मतलब ये बनेगा 4 इंटू 10⁻⁻⁴। कहा से 400 को 4 इंटू 100 लिखा, 100 मतलब +2 +2 -6 मतलब -4। 200 नैनो कूलम दिया है, मतलब ये बनेगा 2 इंटू 10⁻⁷ डिवाइडेड बाय K दिया, मतलब डिनोमिनेटर में लेना पड़ेगा। कळतंय का फास्ट होतंय? कळतंय ना, कारण हे मल्टिप्लिकेशन डिव्हिजन ते लहान पोरांचे झाले, त्यामुळे थोडं फास्ट करतोय। इंटू R स्क्वायर, R कितना है 100 मिलीमीटर। अब 100 मिलीमीटर मतलब कितना होता है 0.1 म्हणजे 10⁻⁻1, उसका स्क्वायर 10⁻⁻2। बोल पटकन। वेरी गुड, ठीक है। तो यहाँ पे 4 क्या होगा, कट होगा, तो F इक्वल्स टू कितना बनेगा 9 इंटू 2 18। अब यहाँ पे -2 पर आके +2 +2 +9 +11 -4 +7 -7 मतलब सिर्फ 18 न्यूटन। दिस विल बी द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। कळलं का? दे सोडून नेक्स्ट इफ काय लिहिलं, इफ 20 इंटू 10⁻20 number of electrons, 20 into 10⁻20 number of electrons removed from a body and added to neighboring body, separated at a distance or placed at a distance of 3 meter in a medium of dielectric constant 4, in a medium of dielectric constant 4, in a medium of dielectric constant 4. Then calculate force of attraction between them. देखो क्या किया क्वेश्चन में, पहले ये बॉडी थी, इसके ऊपर से इलेक्ट्रॉन निकाल लिए मतलब अब ये बनेगी पॉजिटिवली चार्ज। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन नेबरिंग बॉडी के ऊपर ऐड कर दिए, मतलब वो क्या हो गई निगेटिवली चार्ज। इनकी बिटवीन का सेपरेशन कितना दिया है 3 मीटर है। अब ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी। अब अट्रैक्ट करने के लिए पहले बॉडी के ऊपर चार्ज Q1 कितना बनेगा Ne, कितना मैं शुरुआतीला चार्ज इज गिवन बाय N इंटू E, तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाले जाएंगे उतना चार्ज डेवलप होगा। तो N कितने दिए आपको 20 इंटू 10⁻20। E मतलब कौन, चार्ज वाला इलेक्ट्रॉन, कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, यानी कि Q1 की वैल्यू कितनी आ रही है 320। उसी तरह से Q2 भी कितना बनेगा 320 कूलम, कूलम सेम रहेगा। अब इनकी वैल्यू पुट करके क्वेश्चन सॉल्व करना है। फॉर्मूला तर तोच 1/4 K इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो 1/4 कितना होता है 9 इंटू 10⁻9। K कहाँ पे आएगा उसके डिनोमिनेटर में, तो कितना आएगा 4। Q1 इंटू Q2 मतलब 2 टाइम्स ऑफ 320 डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर मतलब 9, तो 9 9 कट 4 8 8 इंटू 2 160 इंटू 10⁻9 न्यूटन, ये बनेगा फोर्स। तुला नाही कळते गायत्री अजून? हा फॉर्म्युला असतो ना 1/4πε0 इंटू K, ओरिजिनल हा फॉर्म्युला। मग त्यापैकी 1/4πε0 ची व्हॅल्यू किती आहे 9 इंटू 10⁻9। मग K कुठे घ्यायला पाहिजे, डोक्यावर का खाली? कळलं का? चल हो गया, आया था आंसर? हो तो मग डबल केलं ना त्याला, हो स्क्वेअर करना भूल गया, त्यामुळे 320 इंटू 320 आएगा स्क्वायर में, कितना आएगा ये 320 इंटू 320। ये 9 था, 9 9 कट, ये कितना आएगा 80। अब कितना आएगा
256 10⁻11 करेक्ट न्यूटन। अब क्लियर है रुपेश? हाँ 14 क्या 13? ये 9 एज इट इज, ये 2 0 कितने हो गए 11, तो 32 इंटू 8 मतलब 256 करेक्ट है। चलो है क्लियर? तो ये थे बेसिक क्वेश्चंस, असे क्वेश्चन एग्जाम मध्ये येत नाही। अब एक्चुअल में जो हमने ग्रेविटेशन में देखे थे उसके सिमिलर क्वेश्चंस देखने हैं। जैसे कि आपको बोला जाएगा कि सपोज 3 चार्जेस each of magnitude q when placed at 3 vertex or vertices of an equilateral triangle of side length L, A, B, C as shown in the given diagram, then calculate force acting on a charge placed at C. आठवते का असं ग्रेविटेशन में झालं होतं? अब उसके सिमिलर पूरी कंसेप्ट सेम रहेगी, लिहू नका बोर्डवर ध्यान द्या, ठीक है। इक्विलैटरल ट्रायंगल है मतलब तीनों साइड्स सेम रहेगी, ठीक है, तीनों एंगल्स सेम रहेंगे। अभी हमें कैलकुलेट करना है सी के ऊपर एक्ट होने वाला फोर्स। अगर दोनों चार्जेस लाइक है तो फोर्स कौन सा होगा? रिपल्शन का। तो सपोज ए का चार्ज रिपेल कर रहा है इधर विथ फोर्स F1, कितना आएगा F1 अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, न्यूटन ने कूलम्स लॉ, के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। का बरं असं? के का मतलब 1/4πε, Q1 इंटू Q2 सेम है तो Q इंटू Q बना Q स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब L स्क्वायर। उसके सिमिलर B वाला चार्ज भी इसको रिपेल करेगा तो ये फोर्स बनेगा F2, कितना आएगा F2 K इंटू Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। अब ये एंगल अगर 60 डिग्री है तो ये एंगल भी कितना बनेगा 60 डिग्री। तो हमें दो फोर्स का रिजल्टेंट निकालना है, उससे पहले F1 एंड F2 अगर सेम है उनको हम F बोलेंगे। तो इस केस में एक्ट होने वाला नेट फोर्स कितना बनेगा √3 टाइम्स ऑफ F। कुठून आलाय √3 टाइम्स ऑफ F? रूट ऑफ F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर कॉस थीटा, थीटा 60 है, कॉस 60 एंड 2 कैंसिल, तो रूट में F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर मतलब √3 टाइम्स ऑफ F हो गया। अब यहाँ पे और कुछ स्पेशल केस चेंज होने वाली है। ये कंडीशन कब थी? जब तीनों चार्जेस नहीं, मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा लेकिन पोलैरिटी सेम थी तो। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इस तरह से हमने चार्जेस प्लेस किए हैं कि यहाँ पे है प्लस क्यू, यहाँ पे है प्लस क्यू, लेकिन ये बन गया माइनस क्यू, एंड इक्विलैटरल ट्रायंगल फिर से एबीसी है, साइड लेंथ ये ली है, और हमें फोर्स एक्ट हो रहा है सी के ऊपर, उसको कैलकुलेट करना है। तो क्या चेंज होगा? सबसे पहले जो फोर्स रिपल्शन का था अब अट्रैक्शन का बनेगा, मतलब F1 यहाँ पे, F2 यहाँ पे, मैग्नीट्यूड चेंज होगा या सेम होगा? सेम रहेगा पहले जैसा। मतलब हम यहाँ पे लिखेंगे F1 एंड F2 बोथ आर इक्वल्स टू F, दोनों के बिटवीन का एंगल कितना है 60 डिग्री। मतलब अगेन नेट फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम विल बी इक्वल्स टू √3 टाइम्स ऑफ F। फक्त डायरेक्शन बघा, इसकी डायरेक्शन कहाँ पे थी? इनके रिजल्टेंट की इन दोनों के बिटवीन, एंड इसका रिजल्टेंट कहाँ पे एक्ट होगा? इन दोनों के बिटवीन यहाँ। मतलब सिर्फ डायरेक्शन क्या हो गई? चेंज हो गई। क्लियर है? लेकिन यही कंडीशन में अगर हमें बोला जाता है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल ही है और ये इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स के ऊपर चार्जेस प्लेस किए हैं कुछ इस तरह से, ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू एंड ये प्लस क्यू। अगेन इक्विलैटरल ट्रायंगल है ए बी सी, तो हमें रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन सी कैलकुलेट करना है। अब ऊपर का प्लस की जगह पे क्या हो गया माइनस। अब क्या होगा देखो, ए रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में विथ फोर्स F1, कितना होगा F1 अगेन KQ स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। देन बी वाला फोर्स अट्रैक्ट करेगा, मतलब F2 यहाँ पे आएगा, क्या बनेगा KQ स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। अब दोनों के बिटवीन का एंगल कितना बन गया 120 डिग्री, यानी कि जो नेट फोर्स एक्ट होने वाला है वो बनेगा इक्वल्स टू F। कैसे? अब √F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा, कॉस 120 माइनस 1/2, 2 कैंसल माइनस, तो F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर माइनस F स्क्वायर, मतलब कितना बनेगा √F स्क्वायर। √F स्क्वायर म्हणजे तो नेट फोर्स कितना बन गया? क्लियर है?
ये कंडीशंस कब एप्लीकेबल होगी? इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा, तीनों चार्जेस सेम होंगे तो, मतलब पहले का पार्ट सेम है ग्रेविटेशन के, बस यहाँ पे डिफरेंस आता है लक्षामध्ये. चलो नेक्स्ट. अब इक्विलैटरल ट्रायंगल के बाद में अगर हम स्क्वायर को लेके आएंगे तो क्या होगा? जैसे कि फॉर एग्जांपल स्क्वायर के 4 वर्टेक्स के ऊपर हमने 4 चार्जेस प्लेस किए, ठीक है, ये प्लस क्यू, ये प्लस क्यू, ये प्लस क्यू, ये प्लस क्यू, ए बी सी डी, एंड हमें क्या करना है? डी के ऊपर एक्ट होने वाला नेट फोर्स कैलकुलेट करना है, मतलब इसके ऊपर एक्ट होने वाला नेट फोर्स चाहिए. तो 1 बाय 1 सबसे पहले ए रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में विथ F1, कितना आएगा? F1 के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर. देन सी भी रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, कितना आएगा? F2 इज इक्वल्स टू अगेन के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर. फिर इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो यहाँ पे एक्ट होगा, इसको हम आर बोलेंगे. अब आर की वैल्यू कितनी बनेगी? √2 टाइम्स ऑफ एफ. का बरं? परत तेच फॉर्म्युला, रूट ऑफ एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2f cos थीटा, बट दोनों के बिटवीन का एंगल कितना है? 90 डिग्री, cos 90. तो क्या बना? रूट ऑफ एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, मतलब √2 टाइम्स ऑफ एफ. तो ये रिजल्टेंट बना √2 टाइम्स ऑफ एफ, लेकिन ये बी का चार्ज भी इसको रिपेल करेगा सेम डायरेक्शन विथ फोर्स F3. बस ये F3 कितना रहेगा? के क्यू स्क्वायर अपॉन 2 इंटू एल स्क्वायर. का बरं? क्योंकि अगर ये साइड लेंथ यल है तो इसका डायगोनल √2 टाइम्स ऑफ यल होता है, तो √2 यल का स्क्वायर बनेगा 2 इंटू एल स्क्वायर. अब एट द एंड F3 एंड R एक डायरेक्शन में एक्ट हो रहे हैं, इसलिए क्या होगा? नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द गिवन चार्ज विल बी F net इक्वल्स टू R प्लस F3, मतलब कि F इन ब्रॅकेट √2 प्लस 1/2. सगळे फॉर्म्युले आपण ग्रॅव्हिटेशन मध्ये डिराइव्ह केले, 2-3 दिवस केले होते 1 by 1. ज्यांना असं वाटतंय की थोडं फास्ट होतंय आणि वर जातंय, त्यांचं ग्रॅव्हिटेशन मध्ये प्रिपरेशन मग झालेलं नव्हतं. कळालं ना? ग्रॅव्हिटेशन परत बघा तसं. क्लियर? अब इसके सिमिलर आपको अगर बोला है कि एक चार्ज है कैपिटल Q और इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं सो दैट इनके बिटवीन का जो फोर्स है वो मैक्सिमम चाहिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? स्मॉल q अपॉन कैपिटल Q, इनका रेशो कितना चाहिए? 1/2. अगेन हे कसं येतं? आठवलं का? हे तिकडे काय होतं? स्मॉल m अपॉन कैपिटल M इज 1/2. यहाँ पे क्या आएगा? स्मॉल q अपॉन कैपिटल Q इक्वल्स टू 1/2. कैसे आया बोलो? क्या येऊन जाईल? काय हो का नाही? येऊन जाईल ना? का सांगू? हाँ सांगा, ते बरं वाटतं आम्हाला. पहला कैपिटल Q था, उसमें से स्मॉल q अलग किया तो एक बन गया स्मॉल q, दूसरा क्या बनेगा? कैपिटल Q माइनस स्मॉल q. ये 2 चार्जेस हो गए. अब एक डिस्टेंस पे हमने प्लेस किया है तो इनके बिटवीन फोर्स कितना बनेगा? F इक्वल्स टू के इंटू Q इन ब्रैकेट Q माइनस Q अपॉन R स्क्वायर. फिर अगर फोर्स मैक्सिमम बन गया, इसका मतलब उसके बियॉन्ड नहीं बढ़ेगा. नहीं बढ़ेगा मतलब वो क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया. तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? 0 होता है. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं d बाय डी क्यू ऑफ फोर्स मस्ट बी इक्वल टू 0. अब इसमें ये k अपॉन आर स्क्वायर कांस्टेंट है, उधर जाके 0 अपॉन एनीथिंग 0 बनेंगे, तो हम सिर्फ डिफरेंशिएट किसको करेंगे? d बाय डी क्यू ऑफ कैपिटल Q इंटू स्मॉल q माइनस क्यू स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 0. अब वेरिएबल कौन है? स्मॉल q. तो कैपिटल Q इंटू स्मॉल q का डेरिवेटिव म्हणजे असं येते 5x का डेरिवेटिव 5, तसं कैपिटल Q इंटू स्मॉल q का डेरिवेटिव, नंतर x स्क्वायर का डेरिवेटिव, तो ये बनेगा माइनस ऑफ 2q इक्वल टू, यानी कैपिटल Q इक्वल्स टू हो गया, मतलब स्मॉल q अपॉन कैपिटल Q हो गया 1/2. इस रेशियो में अगर डिवाइड करेंगे देन इन दैट केस फोर्स विल बी मैक्सिमम. ठीक है, तो ये हो गई इक्विलैटरल ट्रायंगल की केस. देन चार्जेस का रेशो, उसके बाद स्क्वायर की केस. अभी आपको अगर बोला है कि 2 चार्जेस है, एक Q1 है दूसरा Q2 है, सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस d है, एंड उनके इन बिटवीन कहीं पे भी हमने एक दूसरा चार्ज Q प्लेस किया है, सो दैट Q के ऊपर एक्ट होने वाला नेट फोर्स 0 चाहिए. तो उसका डिस्टेंस कितना होगा? x कितना होगा? अब यहाँ पे कंडीशन क्या है
कि क्यू के ऊपर एक्ट होने वाला नेट फोर्स 0 कब बनेगा, जब इधर एक्ट होने वाला F1 एंड इधर एक्ट होने वाला F2 सेम रहेंगे तब। तो F1 के लिए हम क्या करेंगे, K इंटू Q1 इंटू कैपिटल Q अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आएगा, K इंटू Q2 इंटू कैपिटल Q अपॉन D माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो K Q Q कैंसल। अब दोनों साइड में रूट लेके रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या होगा, x अपॉन D माइनस एक्स इज इक्वल्स टू रूट ऑफ Q1 अपॉन रूट ऑफ Q2 असं येईल ना, नाही कळलं, ठीक आहे परत करू, कळलं होतं का, बरं ये ऐसे आ गया Q1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू Q2 अपॉन D माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब दोनों साइड में रूट लेंगे तो क्या बनेगा, रूट ऑफ Q1 अपॉन एक्स इक्वल टू रूट ऑफ Q2 अपॉन D माइनस एक्स। आता कळलं। अभी हम क्या करेंगे, ये थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन के लिए x D माइनस एक्स अपॉन एक्स इक्वल्स टू क्या बनेगा, रूट ऑफ Q2 अपॉन रूट ऑफ Q1 बनेगा। सेपरेट करेंगे तो क्या आएगा, ये D बाय एक्स माइनस 1 इक्वल टू रूट ऑफ Q2 अपॉन रूट ऑफ Q1 माइनस 1 उधर जाएगा तो प्लस 1, तो ये प्लस 1 मतलब क्या बनेगा, रूट ऑफ Q2 प्लस रूट ऑफ Q1 अपॉन रूट ऑफ Q1। हे कसं आलं कळलं का, ठीक है। हमें x कैलकुलेट करना था इसलिए दोनों साइड को उल्टा करेंगे, d को भेज देंगे तो क्या बनेगा, x इक्वल्स टू रूट ऑफ Q1 अपॉन रूट ऑफ Q1 प्लस रूट ऑफ Q2 इंटू d। तिकडे काय होता, रूट ऑफ M1 अपॉन रूट ऑफ M1 प्लस रूट ऑफ M2 इंटू d। कळालं ना, म्हणजे तेच आहे, फक्त प्रत्येक वेळी काय होत आहे, m रिप्लेस बाय q, g रिप्लेस बाय k, k म्हणजे कोणता 1/4 इप्सिलॉन k। कळलं, तो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ, करायचं कंटिन्यू, बस झालं, ठीक है। ये था बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जिसमें हमने चार्ज की प्रॉपर्टी, चार्ज का प्रोडक्शन, कूलम्स लॉ एंड उसके कुछ बेसिक एप्लीकेशंस इनका डिस्कशन किया है, ठीक है। सो कल जो आहे संडे आहे, ठेवायचं लेक्चर इलेक्ट्रोवर, उद्या कुठला पेपर आहे, मग नक्की ठेवू लेक्चर आपण, लेक्चरचं मी ग्रुपवर सांगतो। तब तक के लिए आज का आपका होमवर्क है, क्या क्या होमवर्क है ध्यान से सुनो, थर्मल प्रॉपर्टीज, देन काइनेटिक थ्योरी एंड थर्मोडायनेमिक्स 100% पूरा प्रिपेयर करने का। उसके बाद में आज और 2 वर्कशीट्स मिलेगी आपको, एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस की एंड दूसरी रेडिएशन की। कळालं ना, जो भी डाउट्स आ रहे हैं सेंड मी ऑन व्हाट्सएप, आज एंड कल जितने भी मैक्सिमम डाउट्स है उसको हम क्लियर करेंगे, ठीक है। एंड अगर बहुत सारे डाउट्स है तो कल ऑनलाइन सेशन भी हम अरेंज कर सकते हैं, ठीक आहे, पण ते नंतर बघू, तुम्हाला जे डाउट्स येतात ते सेंड करत चला, ठीक आहे। मतलब बाय द एंड ऑफ संडे आपला 11th एनसीईआरटी आणि थर्मल सेक्शन 100% कंप्लीट झाला पाहिजे, आणि आता इलेक्ट्रो तर सुरूच झालाय, कळालं ना, तो टिल सॅटरडे बहुत कुछ होने वाला है, ठीक है। तर त्यामुळे आता थोडासा अभ्यासाचा वेळ वाढवा, फिजिक्सचा वेळ वाढवा, कळालं, कारण आता लोड वाढणार है, क्योंकि मंडे से फिर से डायमेंशंस भी करना है। डायमेंशन को 1 वीक ज्यादा हो जाएगा, बट हम क्या करेंगे, जब खत्म होगा तब उसको क्लोज कर देंगे, ठीक है ना। डायमेंशन्स 1D 2D एक वीक दिले आपण, बट तेवढा वेळ नाही लागणार, ठीक आहे। तो आता बेसिकली थर्मल सेक्शन करायचं आज उद्या, आणि हे विसरायचं नाही, हे पण प्रिपेअर करायचं, पण हे कधी, संडेला, मंडेला नाही, संडेला, की मंडेचे लेक्चर आले की पहिले याची उरवली, त्यानंतर नेक्स्ट पार्ट सुरू होईल, ठीक है ना। मंडे टेस्ट प्लस लेक्चर रहेगा, बारकोड नहीं रे, QR कोड।